क्योंकि असर शुरू हो चुका है, वो लोहार जिसने चाबी बनाई। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आपके 2019 के रिसर्च के पैराग्राफ्स। ठीक है, यहाँ पे आप अपना पुराना जो ज्ञान है उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे और उसी के साथ साथ नवीन ज्ञान की प्राप्ति भी इसके अंदर आपकी होगी। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ध्यान देना है, कहाँ पे आपको ध्यान देना है, आपको कीवर्ड्स के ऊपर कि जो कीवर्ड्स आप पहले से जानते हैं, किस प्रकार से आप पैराग्राफ पढ़ेंगे एंड बाकी सारी चीजें आपको प्रैक्टिस के द्वारा ही प्राप्त होंगी। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, जैसे उस लोहार की मृत्यु हो गई थी, वैसे ही यहाँ पर पैराग्राफ देखने के बाद आप लोग की हालत भी कुछ इस प्रकार से होती है। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द 5 क्वेश्चंस विच फॉलो। ठीक है, ये यहाँ पे पैराग्राफ दिया हुआ है, क्या आपसे बनेगा? यस, बिल्कुल बनेगा, लेकिन कैसे? जब आप इसको तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर आप भी पढ़ने का ट्राई करें और हमारे आंसर देने से पहले उत्तर देने का प्रयास करें। द एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट वांटेड टू एक्सप्लोर whether the noise adversely affects the reaction time. She also wanted to explore whether the stress level would moderate the effect of noise. She varied noise at 3 levels: low, moderate, and high decibel. She varied stress at 2 levels: low and high. From the initial pool of college students, subjects were randomly assigned to different groups. However, a few subjects could not turn up to the laboratory due to vacation. In all, 297 subjects participated in the experiments. Each subject in each group was tested for simple RT, disjunctive RT, and choice RT. The theory and preliminary analysis indicated the three types of RT were moderately correlated. The covariance matrices showing the covariances among the three types of RT were found to be quite similar for all the groups. The multivariate analysis of variance (MANOVA) results were computed to explore the group differences in means, as the most common practice is 4 test criteria: Pillai's criterion, Wilks' criterion, Hoteling's criterion, and Roy's criterion were obtained. Among the different results obtained in this work, one interesting finding was that the stress moderated the effect of noise level on reaction time. ठीक है, ये है आपका पूरा पैराग्राफ। तो इसको आप पढ़े अंग्रेजी वाले, एक बार यहाँ पर देखते हैं हिंदी वालों के लिए भी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। प्रायोगिक मनोवैज्ञानिक यह पता लगाना चाहते थे कि क्या ध्वनि से प्रतिक्रिया की अवधि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वह यह भी पता लगाना चाहती थी कि क्या तनाव का स्तर ध्वनि के प्रभाव को संतुलित करेगा। उसने ध्वनि को 3 स्तरों पर विभाजित किया: निम्न, मध्यम एवं उच्च। उन्होंने तनाव को 2 स्तरों पर विभाजित किया: निम्न एवं उच्च। कॉलेज के विद्यार्थियों को प्रारंभिक समूह में से ही क्या हिंदी लिख रहे हैं, अलग अलग समूहों को यादृच्छिक रूप से प्रयोज्य बांट दिए गए। यद्यपि कुछ प्रयोज्य छुट्टियों की वजह से प्रयोगशाला में नहीं आ पाए। कुल मिलाकर 297 प्रयोज्यों ने प्रयोग में भाग लिया। प्रत्येक समूह में प्रत्येक प्रयोज्य पर सामान्य प्रतिक्रिया काल, विभाजक प्रतिक्रिया काल, यही जो आपका नॉर्मल आरटी, डिसजंक्टिव आरटी है उसकी बात हो रही है, एवं चयन प्रतिक्रिया काल हेतु परीक्षण किया गया। सैद्धांतिक एवं प्रारंभिक विश्लेषण दर्शाता है कि प्रतिक्रिया काल के 3 प्रकार मध्यम रूप से संबंधित परस्पर थे। सहपरिवर्ती तालिका से घोषित हुआ है कि 3 प्रकार के प्रतिक्रिया काल के बीच सहपरिवर्तन की स्थिति समस्त समूहों के बीच लगभग समान ही थी। प्रसरण के बहुपरिवर्ती विश्लेषण मनोवा के परिणामों का परिकलन अलग अलग समूहों के औसत मीन तर्क का पता लगाने के लिए किया गया। सामान्य प्रचलित प्रक्रिया में परीक्षण के जो 4 मापदंड है यहाँ पे बताया हुआ है: पिल्लई का, विल्क का, हॉटलिंग मापदंड एवं राय का मापदंड, यह प्राप्त किए गए। इस काम में प्राप्त विभिन्न परिणामों के बीच एक बात बहुत रुचिकर उभर कर यह आई कि तनाव प्रक्रिया काल की अवधि पर ध्वनि स्तर के प्रभाव को संतुलित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पढ़ा है पैराग्राफ को। तो पैराग्राफ पढ़ने के साथ ही आपको जो बताया है हमेशा क्या ढूंढना है, कुछ भी चीज ऐसी हो तो आपको क्या ढूंढना है, सबसे पहले आपको ढूंढना है अनाश्रित चर एंड आपको ढूंढना है आश्रित चर, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ पे है और डिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ पे है, ये आपको सबसे पहले ढूंढना है। ठीक है, कहाँ पर है देखिए, और आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 लेवल्स भी दी हुई है ना। प्रायोगिक मनोवैज्ञानिक यह पता लगाना चाहते थे कि क्या ध्वनि से, ये जो साउंड है, जो नॉइज है, से प्रतिक्रिया की अवधि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एडवर्स और नॉर्मल का आपको मतलब मालूम होना चाहिए, प्रतिकूल और अनुकूल मतलब क्या होता है। ठीक है, प्रभाव पड़ता है तो यहाँ डायरेक्शन दिया हुआ है। वह यह भी पता लगाना चाहती थी कि क्या तनाव का स्तर, यहाँ पे स्ट्रेस की बात हो रही है, का स्तर ध्वनि के प्रभाव को संतुलित करेगा। ठीक है, जो स्ट्रेस है, तनाव का स्तर ध्वनि के प्रभाव को संतुलित करेगा, वो यहाँ पर ये भी पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रही है, 2 चीजें दिख रही है।
उसने ध्वनि को 3 स्तरों पर विभाजित किया। ध्वनि जो थी साउंड पहले था उसका निम्न, मध्यम एवं उच्च 3 स्तर पे। तनाव को 2 स्तरों पे किया, 3/2 का बनेगा यहाँ पर, है ना, हाई एंड लो का। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। वेदर द नॉइज एडवर्सली इफेक्ट्स द रिएक्शन टाइम, यानी कि ये जो रिएक्शन टाइम है, अनुक्रिया काल जो है यहाँ पर, ठीक है, ये आरटी है, ये क्या है, ये आपका रिएक्शन टाइम है। ठीक है, तो नॉइज क्या हुआ आपका यहाँ पर, और शी ऑल्सो वॉन्टेड टू एक्सप्लोर वेदर द स्ट्रेस लेवल वुड मॉडरेट द इफेक्ट ऑफ नॉइज। ठीक है, तो यहाँ पर नॉइज आपका इंडिपेंडेंट है, स्ट्रेस भी आपका इंडिपेंडेंट है, और किस पे है आपका, ये जानना चाह रही है कि स्ट्रेस का जो लेवल है वो मॉडरेट करेगा क्या इस नॉइज के इफेक्ट को। ठीक है, उसने क्या किया, नॉइज को जो है 3 लेवल पे वेरी किया। ठीक है, लो, मॉडरेट एंड हाई, इस लेवल पे नॉइज को किया, साउंड को किया। शी वेरिड स्ट्रेस एट 2 लेवल, स्ट्रेस को 2 लेवल पे किया, लो एंड हाई। ठीक है, 3/2 का बन रहा है यहाँ पे। फ्रॉम द इनिशियल पूल ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स सब्जेक्ट्स वेर रैंडमली असाइन टू डिफरेंट ग्रुप्स, मतलब एक पूल लिया कॉलेज के बच्चों का, उनमें से क्या किया, उनको रैंडमली असाइन किया। हाउएवर अ फ्यू सब्जेक्ट्स कुड नॉट टर्न अप टू द लैबोरेटरी ड्यू टू वेकेशन। ठीक है, छुट्टियों की वजह से वो नहीं आ पाए। In all 297 subjects participated in the experiment. Participant एक्सपेरिमेंट के अंदर कितने लोगों ने भाग लिया, 297 लोगों ने भाग लिया। Each subject in each group was tested for simple RT, disjunctive RT and choice RT. ठीक है, the theory and preliminary analysis indicated that 3 types of RT were moderately correlated. क्या बोल रहा है यहाँ पर, moderately यहाँ पर correlated है। The covariance matrices showing the covariances among the 3 types of RT were found to be quite similar for all the groups. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो कोवेरियंस देखने को मिला वो सभी ग्रुप में क्या था, लगभग लगभग एक समान था। द मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, मनोवा का जो रिजल्ट निकाला गया, ठीक है, कंप्यूटेड टू एक्सप्लोर द ग्रुप डिफरेंसेस एंड मीन्स एज द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस है विल्क की, होटलिंग की, क्रॉय की और पिल्ले की ऑब्टेन की गई। अमंग द डिफरेंट रिजल्ट ऑब्टेन इन दिस वर्क, वन इंटरेस्टिंग फाइंडिंग वाज दैट स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस ने क्या किया, मॉडरेट किया इफेक्ट को, किसके, नॉइज लेवल ऑन रिएक्शन टाइम। ठीक है, तो यहां पर आप क्या देखेंगे, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है वो आपको फाइंड आउट करते बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपका कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, उससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्या आपको मनोवा के बारे में मालूम है क्या अच्छे से। अगर आपको मनोवा के बारे में अच्छे से मालूम है तो आप इसको, ये जो सवाल है आपको थोड़ा सा इजी समझ में आएगा अभी आगे। ठीक है, और इजी लगेगा कि अच्छा क्यों हो रहा है ऐसा। अगर मनोवा के बारे में नहीं मालूम है तो रिक्वेस्ट है कि आप इसको अपनी जो है कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्लियर करें। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए सवाल नंबर पहला क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन बेस्ट जस्टिफाइज, क्या पूछ रहा है, बेस्ट जस्टिफाई बोल रहा है द एप्लीकेशन ऑफ मनोवा इन द प्रेजेंट वर्क। ठीक है, अगर यहाँ पे प्रेजेंट वर्क नहीं लिखा होता तो आंसर कुछ और हो सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बेस्ट जस्टिफाई करता है एप्लीकेशन ऑफ मनोवा को इस वर्क के अंदर। ठीक है, मनोवा का बेस्ट जस्टिफाई कौन सा करेगा इस वर्ग के अंदर, यहां पर ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए देयर आर सेवरल ग्रुप्स एंड मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या यहाँ पे आपको एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखने को मिले, आंसर करिए खुद को। मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल हैव बीन एम्प्लॉयड। ठीक है, यहाँ पे आपके डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, 2 से ज्यादा है, मतलब एक से ज्यादा है। फिर तीसरा बोल रहा है मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल विथ मॉडरेट इंटरकोरिलेशंस हैव बीन एम्प्लॉयड, यहाँ पे बोल रहा है। फिर बोल रहा है द मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन द इफेक्ट ऑफ नॉइज ऑन आरटी, ये आपका रिएक्शन टाइम है, कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड ओनली थ्रू मनोवा, क्या केवल मनोवा के द्वारा ही इसको हम यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, तो याद करिए लेक्चर के अंदर आपको क्या बताया था कि हम मनोवा का इस्तेमाल कब करते हैं, मनोवा हम लाए क्यों, मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हम यहाँ पर लाए क्यों, मनोवा हम लाए क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या थे, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या होता है, एक से ज्यादा हो जाता है, क्या होता है हमारा, एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास हो जाता है, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मनोवा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हमने इस प्रकार से बनाया था, अनोवा, अनकोवा, मनोवा, मनकोवा। ठीक है, वहां पे हमने देखा था मनोवा में क्या होता है, आपके डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, एक या एक से ज्यादा कितने भी वहां पर हो सकते हैं, और उनके बीच में क्या होना चाहिए, उनके बीच में क्या होता है, आपका मॉडरेट इंटरकोरिलेशन होता है। कैसा होता है, मॉडरेट इंटरकोरिलेशन। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होंगे, एक से ज्यादा होंगे, और उनके बीच कैसा होना चाहिए, मॉडरेट इंटरकोरिलेशन होना चाहिए। याद करिए 2021 में भी आपका एक ऐसा ही सवाल आया था और उसका आंसर क्या था, उसका आंसर था वहां पर मॉडरेटली कोरिलेटेड। क्यों, वहां पे मनोवा का इस्तेमाल किया गया था, आगे आपको अगर करेंगे आप उसको याद आएगा आपको, जहां पर उसका आंसर था आपका मॉडरेटली कोरिलेटेड। क्यों था, वहां पर हम मनोवा का इस्तेमाल कर रहे थे, मनोवा में क्या होते हैं आपके एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, एक से ज्यादा क्या होते हैं आपके वहां पर आश्रित चर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपके मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पर, और उसके बीच क्या है, मॉडरेट इंटरकोरिलेशन भी हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे पढ़िए, इफेक्ट देखना चाह रही है रिएक्शन टाइम के ऊपर, तो यहाँ पर देखिए क्या है, ईच सब्जेक्ट इन ईच ग्रुप
हर सब्जेक्ट को हर ग्रुप में वॉज टेस्टेड फॉर सिंपल आरटी, सिंपल रिएक्शन टाइम के लिए, डिसजंक्टिव रिएक्शन टाइम के लिए एंड चॉइस रिएक्शन टाइम के लिए। ठीक है, फिर क्या देखा, द थ्योरी एंड प्रिलिमिनरी एनालिसिस इंडिकेटेड द थ्री टाइप्स ऑफ आरटी, ये इन तीनों में क्या था, आपका मॉडरेट कोरिलेशन था इन तीनों के मध्य में। ठीक है, मॉडरेटली कोरिलेशन था इनके बीच में। और फिर यहाँ देखिए द कोवेरियंस मैट्रिसेस, अभी आगे देखते हैं। तो आपको समझ में आ गया मनोवा हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास क्या है, एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल है इसके अंदर, 1 2 यहाँ पर देखिए, और उनके बीच क्या है, हमको मॉडरेट कोरिलेशन यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। चलिए बाजी बच्चे ना, यहाँ पर देखिए आपको दिखाई देते हैं, यह आपके 2021 का सवाल है। देखिए सवाल कौन बोलता है रिपीट नहीं होता, रिपीट होता है इस तरीके से। क्या पूछ रहा है, मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मनोवा इज बेस्ट सुटेड फॉर मेकिंग ग्रुप वाइज कंपैरिजंस फॉर सेवरल डिपेंडेंट वेरिएबल्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर दीज। अभी क्या देखा, रिएक्शन टाइम नॉर्मल वाला, डिसजंक्टिव वाला रिएक्शन टाइम, और तीसरा जो था वो आरटी। ठीक है, मेकिंग ग्रुप वाइज कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे, सब फॉर सेवरल डिपेंडेंट वेरिएबल्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर दीज। कैसा होना चाहिए, अनकोरिलेटेड होना चाहिए, इनके बीच कुछ संबंध नहीं होना चाहिए क्या, नहीं। वेरी हाईली भी नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो हमारा मॉडरेटली कोरिलेटेड होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे इसका सही आंसर है। ध्यान दीजिएगा, आगे भी कभी इस प्रकार से रिपीट होगा तो मॉडरेटली कोरिलेशन चाहिए इनके मध्य में, है ना। मॉडरेट मतलब 0.345 ऐसा रहे, 6 रहे, ऐसा रहे, डिपेंड करता है क्या रिसर्चर चाह रहा है ना। 0.9 का कोरिलेशन बहुत खराब हो जाएगा, आपको जमेगा नहीं। ठीक है, इनका कोरिलेशन कैसा होना चाहिए, मॉडरेटली, संयत सहसंबंधित चर ये होना चाहिए, मॉडरेटली यहाँ पर कोरिलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पे देखा प्रूफ के साथ, यहाँ पर आंसर इस प्रकार से यहीं पर पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, 2019 में पूछा था आपसे एंड देन 2021 में पूछा गया, बस क्या करके थोड़ा सा पैटर्न उन्होंने घुमा दिया, सवाल वही का वही बना हुआ है। चलिए यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारण वर्तमान कार्य में मनोवा के अनुप्रयोग को सर्वाधिक न्याय संगत ठहराता है। एक से अधिक मध्यम सहसंबंधों, मॉडरेट इंटरकोरिलेट्स है, वटले, वटले क्या है, वाले आश्रित चरों का उपयोग किया गया। ठीक है, वटले लिख दिया है, वाले होगा यहाँ पर, एक से अधिक मध्यम सहसंबंधों वाले आश्रित चरों का उपयोग किया गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे समझ गए आप, मॉडरेट कोरिलेशन होना चाहिए और एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, आपका मनोवा आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, उक्त अध्ययन में प्रयुक्त प्रयोगात्मक अभिकल्प को सर्वश्रेष्ठ निर्मित कैसे किया जा सकता है। एक कारक सहित 6 समूह वाला यादृच्छिक अभिकल्प, संतुलित कारकीय अभिकल्प, असंतुलित कारकीय अभिकल्प, सहपरिवर्ती असंतुलित कारकीय अभिकल्प। क्या होगा इसमें से, इसका आंसर देने का प्रयास करें। किस प्रकार का डिजाइन है यहाँ पर, ये आपसे पूछ रहे हैं। द डिजाइन एम्प्लॉयड इन द अबव स्टडी कैन बी बेस्ट लेबल्ड एज, कितना है हमारे पास, 3/2 का है। रेंडमाइज 6 ग्रुप डिजाइन विद सिंगल फैक्टर, बैलेंस फैक्टोरियल डिजाइन, अनबैलेंस फैक्टोरियल डिजाइन, अनबैलेंस फैक्टोरियल डिजाइन विद कोवेरिएट। इसकी बात हो रही है यहाँ पर, इसका आंसर देने का प्रयास करें। क्या होगा इसका आंसर, ए मार्क कर रहे हैं, बी मार्क करेंगे, बैलेंस है, अनबैलेंस है, कैसा है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि यहाँ पे अगर बैलेंस बिगड़ा तो ये लड़की धड़ाम से सीधा नीचे। ठीक इसी प्रकार से आपको मालूम होना चाहिए कि आपका बैलेंस डिजाइन है या आपका अनबैलेंस डिजाइन है। कैसे निकालना है, लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था। यहाँ पर देखिए कितने समूह थे उसके पास, उसका डिजाइन कैसा बना है, 3/2 का उसका, ये तो मालूम है हमको क्या है, ये फैक्टोरियल डिजाइन हमारे पास है। ठीक है, उसने क्या क्या किया, नॉइज को किया लेवल चेंज और स्ट्रेस को किया, है ना। नॉइज स्ट्रेस हमारे आईवी है यहाँ पर। ठीक है, 3/2 का बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ग्रुप्स कितने बनेंगे बताइए, 3/2 के ग्रुप्स कितने बनते हैं यहाँ पर, हमारे 6 ग्रुप्स बनेंगे। के की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 6 हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, जब 6 वैल्यू आ गई है, अब यहाँ पर देखिए 6 और स्टडी में लोग कितने थे, 297। तो क्या आप 297 लोगों को 6 ग्रुप के अंदर आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्या, खुद से सवाल करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आंसर आप फंसेंगे, ये दोनों तो कहीं से नहीं हो सकता, अब ये होगा या ये होगा, है ना। आंसर पता करने के लिए आप देखिए कि आपको इसके अंदर आपको कोवेरिएट की बात कहीं भी की गई है क्या, है ना। इसके पैराग्राफ के अंदर आपको कोवेरिएट की बात कहीं भी की गई है क्या, कोवेरिएट की बात नहीं की गई है। तो कैसा डिजाइन है ये आपका, अनबैलेंस फैक्टोरियल डिजाइन है। वहां पे किसकी बात की गई है, कोरिलेशन सॉरी कोवेरियंस मैट्रिक्स की बात की गई है। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में है, कोवेरिएट की यहाँ पर बात नहीं की गई है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर एक प्रकार का अनबैलेंस फैक्टोरियल डिजाइन है। हमारे पास ग्रुप 6 है, समूह 6 है, लेकिन हमारे पास डालने के लिए कितने बच्चे हैं वहां पर, 297 है ना। तो 297 को यहाँ पर क्या नहीं कर सकते आप अलग अलग ग्रुप में यहाँ पर डाल सकते नहीं है। ठीक है, ये फर्क होता है बैलेंस अनबैलेंस का, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखिए, द अबव इंफॉर्मेशन सजेस्ट दैट the assumption of homogeneity of covariance matrices is not satisfied. The assumption of homogeneity of covariance matrices is satisfied. Covariance among dependent variable are 0. अरे ऐसे कैसे,
द अजम्पशन ऑफ होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंसेस इज नॉट टेनेबल। अब आपको देखिए यहाँ पर समझना है एक शब्द का अर्थ होमोजेनिटी का, और उसी के साथ साथ एक और क्या है, एक और है आपका हेट्रोजेनिटी का। ठीक है, ये शब्द आपको टेस्टिंग में रिसर्च में बार बार टकराएंगे आपको। होमोजेनिटी मतलब क्या होता है, होमो मतलब क्या होता है, ये इमेज को देखिए, ऐसे आपको जल्दी समझ में आएगा और जीवन में कभी भी आप जो है होमोजेनिटी को आप यहाँ पर भूलेंगे नहीं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, होमोजेनिटी मतलब क्या होता है, यहाँ पे इसका मतलब होता है एक रूपता। यहाँ पर देखिए ये भी एक फीमेल है, ये भी एक फीमेल है। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम होमोसेक्सुअल। होमोसेक्सुअल मतलब क्या होता है, एक जैसे ही लिंग वाले, पुरुष पुरुष भी हो सकते हैं, महिला महिला भी हो सकती है। ठीक है, होमो मतलब क्या होता है, एक जैसा, एक रूपता वाले। ठीक है, और वहीं पे हेट्रो मतलब क्या हो जाएगा, हेट्रो मतलब हो जाएगा आपकी विविधता से इसका मतलब हो जाएगा, हेट्रो मतलब क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। ठीक है, होमो मतलब सेम होता है एंड हेट्रो मतलब क्या होता है, अलग अलग होता है। चलिए अब आप देखिएगा इमेजेस में कितनी ताकत होती है कि आपको इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आप खुद ही बताएंगे इसका आंसर। अभी देखिए 2 मिनट के अंदर। ऑप्शंस देख लिया आपने, द अजम्पशन ऑफ होमोजेनिटी ऑफ कोवेरियंस मैट्रिसेस नॉट सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, और ये जो 2 ऑप्शन और दिए हुए हैं वो क्या बोल रहे हैं, सहपरिवर्ती तालिका की एक रूपता की अवधारणा संतोषप्रद नहीं है। सहपरिवर्ती तालिका की एक रूपता की अवधारणा संतोषप्रद है, आश्रित चरों के बीच सहपरिवर्तन शून्य है, सहपरिवर्तन की एक रूपता की अवधारणा तर्कसंगत नहीं है, अजम्पशन ऑफ होमोजेनिटी ऑफ कोवेरियंसेस बोल रहे हैं। चलिए यहां पर देखिए कहां लिखा हुआ है, ओके, सहपरिवर्ती तालिका से द्योतित हुआ है कि 3 प्रकार के प्रतिक्रिया काल, विभाजक वाले ये वाले जो थे, के बीच सहपरिवर्तन की स्थिति समस्त समूहों के बीच लगभग समान ही थी। फिर से पढ़िए, सहपरिवर्ती तालिका से द्योतित हुआ है कि 3 प्रकार के प्रतिक्रिया काल के बीच सहपरिवर्तन की स्थिति समस्त समूहों के बीच लगभग समान ही थी। फिर से पढ़िए, सहपरिवर्ती तालिका से द्योतित हुआ है कि 3 प्रकार के प्रतिक्रिया काल के बीच, 3 प्रकार के कालों के बीच सहपरिवर्तन की स्थिति यानी कि आपकी कोवेरियंस, इंग्लिश में फिर से पढ़ाएंगे अभी, की स्थिति कैसी है, समूहों के बीच लगभग समान थी। अब पढ़िए ऑप्शंस, सहपरिवर्ती तालिका की एक रूपता की अवधारणा संतोषप्रद नहीं है, सहपरिवर्ती तालिका की एक रूपता की अवधारणा संतोषप्रद है, आश्रित चरों के बीच सहपरिवर्तन शून्य है, ये तो कहीं बात ही नहीं की गई, सहपरिवर्तन की एक रूपता की अवधारणा तर्कसंगत नहीं है ना, ये भी ऑप्शन नहीं है। इन दोनों को देखिए, आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे आप, है या नहीं है, आंसर तक आप लगभग लगभग पहुंच ही गए हैं। एक बार अंग्रेजी में भी इसको देख लीजिए, कहा गया, ओके, द कोवेरियंस मैट्रिसेस, है ना, यही पूछ रहा है, अजम्पशन ऑफ कोवेरियंस मैट्रिसेस पूछ रहा है। द कोवेरियंस मैट्रिसेस शोइंग द कोवेरियंसेस अमंग द 3 टाइप्स ऑफ आरटीज वेर फाउंड टू बी क्वाइट सिमिलर फॉर ऑल द ग्रुप्स। मतलब ये भी सेम लड़की, ये भी सेम लड़की, ये भी सेम लड़की, ये भी रिएक्शन टाइम, ये भी रिएक्शन टाइम, ये भी रिएक्शन टाइम। मतलब अजम्पशन ऑफ होमोजेनिटी ऑफ कोवेरियंसेस, कई बार वेरिएंसेस भी हो जाएगा, देख लेना सवाल क्या पूछ रहा है। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, कोवेरियंस की कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर होगा द अजम्पशन ऑफ होमोजेनिटी ऑफ कोवेरियंसेस मैट्रिसेस इज सेटिस्फाइड। लगभग क्या बोल रहे हैं, समान थी, है ना, किसी की 0.8 रही होगी, 0.9 रही होगी, 0.8 रही होगी, है ना, तो यहाँ पे 0.82 रही होगी, तो लगभग लगभग क्या बोलेंगे, इसको हम समान ही बोलेंगे। ठीक है, तो द अजम्पशन ऑफ होमोजेनिटी ऑफ कोवेरियंस मैट्रिसेस इज सेटिस्फाइड, द अबव इन्फॉर्मेशन से हमको ये ज्ञात होता है, क्योंकि क्या बोल रहे हैं वहां पर, जो हमने निकाला था लगभग लगभग क्या थे, एक जैसे ही वहां पर थे। चलिए अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट क्राइटेरियन, ध्यान रखना है 2 शब्दों को आपको, होमोजेनिटी एंड हेट्रोजेनिटी। ठीक है, आगे आप टेस्टिंग वगैरह में आपको रिसर्च वाले में, है ना, आइटम्स वगैरह की जहां बात करेंगे, होमोजेनियस आइटम्स हो गए, हेट्रोजेनियस आइटम्स हो गए, समझ में आ रहा है आपको। होमोजेनियस आइटम्स मतलब क्या है, सब एक ही ट्रेट को मेजर कर रहे हैं, हेट्रोजेनियस आइटम्स मतलब अलग अलग भी वहां पर हो सकता है। ठीक है, ओके, which of the following test criterion is more appropriate than the others, रॉयस क्राइटेरियन, विल्क्स क्राइटेरियन, हॉटलिंग्स क्राइटेरियन, पिल्लेस क्राइटेरियन। देखिए मनोवा के अंदर आपके ये 4 प्रकार के यहाँ पे दिए हुए हैं, होते हैं, मान लीजिए आप इसको, मनोवा के अंदर ये 4 चीजें होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसके इस प्रश्न के अंदर चूंकि आपका डिजाइन क्या है, चूंकि आपका डिजाइन अनबैलेंस्ड है, तो अनबैलेंस्ड के लिए हम क्या करते हैं, हम पिल्लेइस का क्राइटेरियन को इस्तेमाल करते हैं। हमारा डिजाइन कैसा है, अनबैलेंस्ड है, 297 ग्रुप्स, मतलब 297 लोग 6 ग्रुप में नहीं आ सकते हैं। ठीक है, 297 लोग 6 ग्रुप के अंदर नहीं आ सकते, तो हमारा कैसा है, पिल्लेइस क्राइटेरियन का हम इस्तेमाल करते हैं जब भी हमारे पास कैसा है, यहाँ पर अनबैलेंस्ड डिजाइन है। ठीक है, तो रॉयस के अपेक्षा, विल्क की अपेक्षा, होटलिंग के मापदंड के अपेक्षा हम क्या करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, हम पिल्लेइस क्राइटेरियन को इस्तेमाल करते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है,
पिल्लेस ग्रेडियंट को हम पहले प्रेफरेंस देंगे जब हमारा क्या है, जब हमारा यहाँ पर अनबैलेंस डिजाइन है तब। ठीक है, तो ये था आपका चौथा सवाल। अब देखते हैं यहाँ पर अंतिम सवाल क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी कॉन्फिडेंटली ड्रॉन फ्रॉम द अबव स्टडी। किसको हम बोल सकते हैं, मेन इफेक्ट ऑफ नॉइज इज सिग्निफिकेंट, मेन इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस इज सिग्निफिकेंट, नॉइज इनटू स्ट्रेस इंटरेक्शन इज सिग्निफिकेंट, द मेन इफेक्ट ऑफ नॉइज स्ट्रेस एंड इंटरेक्शन इफेक्ट आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए यहाँ पे इसका आंसर। तो आप बताइए, आपने पूरा पढ़ा, यहाँ पर पूरा रामायण पढ़ी आपने पैराग्राफ में, तो कहीं भी आपने मेन इफेक्ट की बात सुनी क्या कि मेन इफेक्ट इतना पाया गया, मूल रूप से जो प्रभाव था वो इतना पाया गया। ठीक है, नहीं, लेकिन आपने एक लाइन देखी एंड में, और वो एंड में कौन सी लाइन थी जरा देखिए, यहाँ पर आपको आंसर वहीं पे छुपा हुआ है। क्या बोल रहे हैं, वन इंटरेस्टिंग फाइंडिंग वाज दैट द स्ट्रेस मॉडरेटेड द इफेक्ट ऑफ नॉइज लेवल ऑन रिएक्शन टाइम। स्ट्रेस ने क्या किया, मॉडरेट किया नॉइज को, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2। ठीक है, डीवी क्या है आपका, रिएक्शन टाइम है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या किया उसने, नॉइज लेवल और स्ट्रेस के बीच क्या देखने मिला हमको, यहाँ पर इंटरेक्शन देखने को मिला। ठीक है, याद करिए वहां पर जब हम देख रहे थे एक्सरसाइज जिम फूड वाला एग्जांपल, तो यहाँ पे क्या बताया था आपको, मेन इफेक्ट क्या होता है, एक आईवी का दूसरे पे क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हमको दिया हुआ है लास्ट स्लाइड में क्या है कि नॉइज इनटू स्ट्रेस का इंटरेक्शन हमको सिग्निफिकेंट देखने को मिला इसके अंदर। ठीक है, ये जो स्टडी ऊपर दी गई थी इसके अकॉर्डिंगली क्या देखने मिला हमको, यहाँ पर ये देखने को मिला। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नॉइज इनटू स्ट्रेस इंटरेक्शन इज सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अपना पुराना ज्ञान भी लगाना है जो आपने पढ़ा है रिसर्च सीरीज के अंदर, प्लस जो आपको न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको भी आपको नोट करते जाना है, ताकि आप जो है और इसमें मैच्योरिटी आपकी आती जाए। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पर जो है हम चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। ठीक है, आसान सवाल है, बन जाएगा ये वाला। अ लीडिंग बिजनेस स्कूल, इसको पढ़ लीजिएगा। प्रोजेक्ट इंचार्ज रोड 30 आइटम्स लिखे गए पहले। ईच आइटम हैड 5 अल्टरनेटिव आंसर, वन ऑफ विच वाज करेक्ट। मतलब किस प्रकार का है, द्विपंथिक है, डाइकोटोमस है। ही एडमिनिस्टर्ड दीस 30 आइटम्स टू अ सैंपल ऑफ 250 स्टूडेंट्स, पहले 250 पे किया गया। फॉर आइटम एनालिसिस, मध्य विश्लेषण के बाद आइटम रिमाइंडर कोरिलेशन कंप्यूट किया गया। आइटम रिमाइंडर किसके लिए करते हैं हम, बताया हुआ है आपको, है ना, पहले ही पढ़ते साथ नोट कर लेंगे। द आइटम एनालिसिस रिटेन 25 आइटम, बाद में कितने बचे हमारे पास, 25 बचे। 25 आइटम वजन वाज एडमिनिस्टर्ड टू अ फ्रेश सैंपल ऑफ 300 स्टूडेंट, क्रॉस वैलिडेशन किया यहाँ पर हमने। 3 रिलायबिलिटी क्वेश्चन निकाली, स्प्लिट हाफ, क्रोनबाक और ये सब निकाली। द क्रोनबाक अल्फा वाज फाउंड टू बी 0.7 मिला हमको। द टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी वाज आल्सो कंप्यूटेड विद अ टाइम इंटरवल ऑफ 8 वीक्स इन 2 एडमिनिस्ट्रेशंस यूजिंग द सेम सैंपल। द टेस्ट रीटेस्ट कोरिलेशन वाज फाउंड टू बी 0.26। कितना मिला हमको, यहाँ पे देखिएगा, आपको जो बताया था लास्ट लेक्चर में, टेस्ट रीटेस्ट कितना देखने मिला हमको, 0.26 का हमको यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। कितना देखने मिला है, 0.26 का हमको देखने मिला है। सिग्निफिकेंट है 0.001 लेवल पे। द स्कूल authorities pleased with the efforts of the project in charge asked him to add similar items and develop a 75 item version। कितना आइटम वर्जन बोला है, 75। कितना था ओरिजिनल, 25। कितने टाइम्स बोल रहा है यहाँ पर, देखते हैं इसको। यहाँ पर सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है which of the following correlation is most suitable for computing item remainder correlation। अब ये तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, सही आंसर क्या है, सही आंसर है आपका पॉइंट बाय सीरियल, है ना। आइटम रिमाइंडर के लिए, आइटम टोटल के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम पॉइंट बाय सीरियल का इस्तेमाल करते हैं। और उसी के साथ इंटर आइटम के लिए किस तरह इस्तेमाल करते हैं, वहां पर 5 कोएफिशिएंट का इस्तेमाल करते हैं। बड़ा ही आसान था, बन गया ये वाला आपको। चलिए अब यहाँ पे देखिए, द कंप्यूटेशन ऑफ केआर रिलायबिलिटी इज क्वेश्चनेबल इन द अबव स्टडी। ठीक है, और केआर रिलायबिलिटी इज सुटेबल फॉर टेस्ट विद डाइकोटोमस आइटम, बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है, हमको मालूम है। ठीक है, आर जो है वो सही है, केआर रिलायबिलिटी इज सुटेबल फॉर टेस्ट विद डाइकोटोमस आइटम। जब भी हमारे पास कैसे आइटम होंगे, डाइकोटोमस। ये वाला डाइकोटोमस क्यों है, हमने क्या देखा, ऑप्शन 4-5 जितने भी है, आंसर करेक्ट केवल कितना है, एक का आंसर करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, डाइकोटोमस आइटम्स है हमारे पास, तो केआर रिलायबिलिटी होगी। द कंप्यूटेशन ऑफ केआर रिलायबिलिटी इज क्वेश्चनेबल इन द अबव स्टडी। क्यों क्वेश्चनेबल, बिल्कुल क्वेश्चनेबल नहीं है। ठीक है, हमको डाइकोटोमस आइटम है तो केआर तो निकालेंगे ही हम यहाँ पर। ठीक है, तो ए होता है फॉल्स आपका, यहाँ पर बी होता है ट्रू, मतलब आर आपका ट्रू है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, ए आपका गलत है यहाँ पर, लेकिन आर आपका सही है। केआर रिलायबिलिटी और क्रोनबाक अल्फा क्या होते हैं, जब भी डाइकोटोमस आइटम्स होंगे आपके क्या होंगे, यहाँ पर सिमिलर वैल्यूज इनकी आएंगी। ठीक है, तो ये भी आसान सवाल है, पहले आपने किया हुआ है। चलिए अब देखते हैं आगे आपको यहाँ पर, द अबव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स एन एविडेंस फॉर unsatisfactory test retest reliability, satisfactory test retest reliability, acceptable internal consistency, unacceptable internal consistency reliability। अब यहाँ पे देखिए एक शब्द को जो आपको मालूम है ऑलरेडी, वो है इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। क्या क्या आता है, स्प्लिट हाफ पढ़ाया हुआ है, क्रोनबाक अल्फा और आपका कूडर रिचर्डसन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कितनी वैल्यू दी है उन्होंने, शायद आई गेस 0.7 दी हुई है। ठीक है, तो 0.7 देखिए कितना रहता है, 1 से लेके 1 तक रहता है, -1 1 0 to 1 यहाँ जो भी है। ठीक है, 0.7 मतलब 1 के बहुत करीब है आपका कोरिलेशन यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या है आपका
इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्टेबल इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी है यहाँ पर, ठीक है। मतलब सिंपली क्या है आपका ये जो है इसके इस टेस्ट के मध्य में क्या है आपका कोरिलेशन है, वो कितना आ रहा है आपका 0.7। तो अब बताइए 0.7 का सहसंबंध अच्छा होता है या खराब होता है? 0.7 लगभग अच्छी बात है ना, कि दोनों जो चीजें यहाँ पर मेजर हो रही है, ठीक है। तो 0.7 का एक अच्छा स्कोर है, तो हम क्या करेंगे एक्सेप्टेबल इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी, क्योंकि वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.7 है, ठीक है। 0.7 है किसके लिए? क्रोनबेक अल्फा के लिए। तो क्रोनबेक अल्फा हो या कूडर रिचर्डसन बात एक ही है ना, दोनों की एक ही की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो 0.7 वैल्यू दी हुई है हमको, तो क्रोनबेक अल्फा कूडर रिचर्डसन क्या है हमारे लिए? इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी तरह काम करते हैं, तो ये क्या है? एक्सेप्टेबल है हमारे लिए, ठीक है। उसी के साथ देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे सर ये तो हमको नहीं पता, तो यहाँ पर देखिए जब भी आपको टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी की बात हो, पहले पैराग्राफ को देखिए। यहाँ पर पैराग्राफ आपसे क्या बोल रहा है? पैराग्राफ आपसे यहाँ पर ये बोल रहा है कि उन्होंने क्या किया, अच्छा ये तो मालूम है आपको टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी होते क्या है। द टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी वाज आल्सो कंप्यूटेड विद अ टाइम इंटरवल ऑफ 8 वीक्स इन 2 एडमिनिस्ट्रेशंस यूजिंग द सेम सैंपल। द टेस्ट रिटेस्ट कोरिलेशन वाज फाउंड टू बी 0.26। तो अब आप ये बताइए 0.26 का कोरिलेशन अच्छा है या खराब है? आंसर खुद है आपके पास, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, है ना। 0.26 कोई कोरिलेशन है ही नहीं। एक तरफ आपको 0.7 मिल रहा है और एक तरफ आपको 0.26 मिल रहा है, तो आप समझ रहे हैं ना क्या चीज हो रही है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी जो कंप्यूट की गई, टाइम इंटरवल कितना था? 8 हफ्ते का था। मतलब एक टेस्ट आज दिया गया, अगला टेस्ट जो है 8 हफ्ते बाद दिया गया। इन दोनों को जब कोरिलेट किया गया तो कितना आया वैल्यू? 0.26 आया, ठीक है। तो 0.26 सिग्निफिकेंट एट 0.001 लेवल। तो ये इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आंसर तक आप ऑलरेडी पहुंच चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर? आपका होगा एक्सेप्टेबल इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी, ठीक है, सीन ऑप्शन का। और उसी के साथ साथ अनसेटिस्फैक्टरी टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, है ना। ये दोनों जो है आपके आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका जो आंसर है वो सही होता है। एक बात और आपको ध्यान रखनी है, जब भी हम टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी की बात करेंगे, यानी कि परीक्षण पुनः परीक्षण विश्वसनीयता की जब भी हम बात करते हैं, परीक्षण पुनर्परीक्षण की जब भी हम बात करते हैं, तो 0.30 के ऊपर को ही हम जो है महत्वता देते हैं, ठीक है। जब भी अगर मान लीजिए आगे भविष्य में सवाल कभी आता है कि 0.30 से ऊपर की है तो उसको हम सेटिस्फैक्टरी मान लेंगे, ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन 0.30 से कम है तो उसको हम बिल्कुल ही नकार देंगे। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। सेटिस्फैक्टरी कब होगी? जब 0.30 या उसके ऊपर होगी, ठीक है। कौन सी? टेस्ट रीटेस्ट वाली, ठीक है। यहाँ पे इंटरनल कंसिस्टेंसी की बात नहीं कर रहे हैं, 0.30 के अबव प्लस कौन सी वाली? आपकी टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है। परीक्षण पुनर्परीक्षण की बात हो रही है, ठीक है। ऑलराइट, ओके। अब देखिए अगला सवाल, ये भी आपसे बन जाएगा, ठीक है। स्प्लिट हाफ अलग रहती है, क्रोनबेक अल्फा और रिलायबिलिटी जो सेम रहेगी। तो आप इसको यहाँ पर सही जो ऑप्शन है उसको आप मार्क कर देंगे एंड व्हाट्सएप पे आप इसको सबमिट कर देंगे, ठीक है। ओके, अब देखते हैं 4 सवाल हो गए। अब ये सवाल जो देखिए यहाँ पर, इफ द प्रोजेक्ट इंचार्ज डेवलप अ 75 आइटम वर्जन बाय एडिंग सिमिलर आइटम्स, व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड क्रोनबेक अल्फा। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि नया क्रोनबेक अल्फा क्या होगा, क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। आपको देखिए एक चीज मालूम है कि जब भी आप क्या करते हैं, जब भी आप टेस्ट की लंबाई बढ़ाते हैं, जब भी आपकी टेस्ट की लेंथ इंक्रीज होती है, आपकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दोनों क्या होती है? इंक्रीज होती है। मतलब जितना लंबा आपका टेस्ट जाएगा उतना आपका ये इंक्रीज होता जाएगा। खैर ये थ्योरी का पार्ट है। यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहे हैं, डेवलप अ 75 आइटम वर्जन। पहले कितना वर्जन था उसके पास? यहाँ पर देखिए पहले कितना वर्जन था? परीक्षण के 25 मध्य प्रारूप को 300 विद्यार्थियों के नए प्रतिदर्श को दिया गया। कितने आइटम्स है यहाँ पर? 25 आइटम्स है आफ्टर आइटम एनालिसिस, ठीक है। मध्य विश्लेषण में 25 मध्य रखी गई। अब जो नया है कितनी है? 25 है। 25 को आप काउंट करेंगे, आइटम एनालिसिस के बाद जो होता है उसको काउंट करते हैं, ठीक है। और अन्यथा अगर एनटीए गलती नहीं करता है तब तक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितने आइटम्स है? 25। अभी कितने बनाने हैं? उसको नए करने हैं 75। तो क्या कर रहा है वो? 25 प्लस 25 प्लस 25, 1 2 3, क्या कर दिया उसने? ट्रिपल कर दिया लेंथ को, है ना। लेंथ को क्या कर दिया उसने? ट्रिपल कर दिया। तो वो जैसे 25 आइटम थे क्या करेगा, वैसे ही और 25 आइटम और 25 आइटम क्या कर देगा वहां पे उसको ऐड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेड क्रोनबेक अल्फा पूछा है। क्या पूछा है? एक्सपेक्टेड क्रोनबेक अल्फा हमारा यहाँ पर कितना होगा। हमने देखा था अगर मान लीजिए 25 से बोलता है वो, क्या कर देते हैं हम यहाँ पर आइटम 12 या 12.5 आइटम कर दें, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो क्या करते हैं हम अल्फा अपॉन 2 माइनस अल्फा वाला जो फॉर्मूला है उसको लगा देते हैं, जो लास्ट लेक्चर में देखा था आपने। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड क्रोनबेक अल्फा के लिए 75 आइटम वर्जन है हमारे पास, 3। अब हमारी जो वैल्यू है एन की वैल्यू कितनी हो गई है? यहाँ पर 3 हो गई है, ठीक है। हमको क्या करना है? लेंथ को 3 टाइम्स करना है। यहाँ पर 25 इंटू 25 इंटू 25, 25 इंटू 3 कितना होता है? 75, ठीक है। तो हमारी एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? एन की वैल्यू है आपकी 3 यहाँ पर, ठीक है।
तो इसके लिए जब भी आपकी टेस्ट की लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, जब भी आपकी परीक्षण की लंबाई जो है वो बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एन अल्फा अपॉन 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा। बस इसको आप लगा दें, आंसर आप इसको निकाल देंगे, एंड जो भी इसका आंसर आता है उसको आप व्हाट्सएप पे सबमिट कर दें। ठीक है, व्हाट्सएप पे आप सबमिट कर दें इसका जो भी आंसर है। एन अल्फा अपॉन 1 प्लस एन माइनस अल्फा। अल्फा क्या है यहाँ पे, अल्फा आपका जो ओल्ड वाला क्रोनबर्ग अल्फा है, या इसको ओल्ड अल्फा भी बोल सकते हैं, एन ओल्ड अल्फा अपॉन 1 प्लस एन माइनस 1 1 प्लस एन माइनस 1 ओल्ड अल्फा, जो भी आपको बोलना है उसको बोल के आप इसका आंसर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ये प्रश्न भी सॉल्व हो जाएगा, इसका आंसर भी आपको बन जाएगा। दोनों फॉर्मूले आपको, जब टेस्ट की लेंथ हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे, तो ध्यान रखना है कौन सा फॉर्मूला लगेगा। जब हम टेस्ट की लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं, है ना, तो अभी यहाँ पे 75 दिया है, मान लीजिए यहाँ पर 125 दिया होता तो क्या करते, एन की वैल्यू कितनी रख देते हैं आप, वहां पर एन की वैल्यू वहां पर 5 रख देंगे और नया क्रोनबर्ग अल्फा वहां पर आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे टेस्ट की लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे आप जो है फॉर्मूला लगाते जाएंगे। फॉर्मूला क्या है फिर से देखिए, एन अल्फा अपॉन 1 प्लस एन माइनस अल्फा, इस फॉर्मूले को लगाएंगे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं।